गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुई, राइज हुआ, वो हम देखेंगे। बहुत ही टफ चैप्टर है हिस्ट्री का, कोई बात नहीं, पर हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1848 में एक फ्रेडरिक सीरियो था, फ्रेडरिक सोरॉय या सीरियो, ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो याद रखना 1848 में फ्रेडरिक सोरॉय ने एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट प्रिपेयर करी थी। क्या करा था बेटा? सीरीज ऑफ 4 प्रिंट प्रिपेयर करी थी, बनाई थी। और उन्होंने जो सीरीज बनाई थी उसमें क्या विजुअलाइजिंग करे थे? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने अपना जो एक विजुअलाइजिंग, उनका ड्रीम ऑफ वर्ल्ड एक शो करा था। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी सीरीज बनाई थी? सीरीज ऑफ 4 प्रिंट बनाई थी। क्या विजुअलाइज करा था? ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार, सपनों का संसार शो करा था। और उन्होंने किस तरीके से बनाया था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड? मेड अप ऑफ कैसा बनाया था उन्होंने? ऐसा बनाया था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगा, जिसमें क्या है, लोगों को फ्रीडम होगी और सोशल रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक मतलब एक कानून होगा, चीज़ें चलेगी। ठीक है, तो ये बनाया था। और अगर हम बात करें तो आप अगर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि एक इमेज दी गई है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आप फिगर नंबर 1 देखेंगे जो फ्रेडरिक सोरॉय ने बनाई है, तो उसमें ये देखा है कि ऊपर बहुत सारे गॉडेस हैं, आसमान में क्या है, बहुत सारे गॉडेस हैं, गॉडेस हैं। और नीचे जो लोग हैं, यूरोप के हों या फिर अगर बात करें अमेरिका कॉन्टिनेंट के हों, वो सब एक लॉन्ग चेन में चल रहे हैं। और क्या है, किसके सामने झुक रहे हैं, किसके सामने होमेज कर रहे हैं, किसके सामने एक फीमेल फिगर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह है। ठीक है, फीमेल फिगर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह अगर बात करें तो आप देखेंगे, आपको खुद दिखेगा। और इसकी जो पिक्चर बेस्ड सीरीज है, हम पिक्चर बेस्ड जो होती हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए अलग से हम एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी रीड करिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसा क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि फ्रेडरिक सोरॉय फ्रेंच आर्टिस्ट थे, 4 प्रिंट बनाई थी और उन्होंने विजुअलाइजिंग करा ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। और कैसा बनाया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंट जो बनाया था उन्होंने, तो उस प्रिंट में क्या था? पीपल, यूरोप और अमेरिका के लोगों को शो करा था। ठीक है, क्या करा था शो? यूरोप और अमेरिका के लोगों को शो करा था। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब आपको मालूम है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। कब हुआ था बच्चा फ्रेंच रेवोल्यूशन? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो आपने देखा होगा टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें एक फीमेल फिगर था। उसमें क्या था? एक फीमेल फिगर था। ठीक है, तो उसमें फीमेल फिगर था। तो आप जो फोटो देखेंगे तो फोटो में भी आपको एक फीमेल फिगर मिलेगा। आप जब इमेज देखेंगे, एनसीईआरटी बुक देखेंगे, तो आप बस ये याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था, एक फीमेल फिगर था। तो उसमें क्या था? उसमें टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी एक हाथ में वो क्या लिए? मशाल लिए। तो आप पिक्चर देखिएगा, आपको देखेंगे एक हाथ में मशाल। ठीक है, पिक्चर देखिएगा, एक हाथ में मशाल लिए हो और एक हाथ में क्या लिए हैं भाई? चार्टर्ड ऑफ राइट ऑफ द मैन इन अदर हैंड। ठीक है, और एक हाथ में क्या लिए हैं? चार्टर्ड। एक हाथ में, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में भी आपने देखा होगा, लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ी हो क्लास 9th में, ये उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिस पे चैप्टर। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अपन इसको और भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत सी चीज़ें आ जाएगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या, एक फीमेल फिगर था, जिसमें एक जो फीमेल फिगर था उसमें एक हाथ में मशाल थी और एक हाथ में क्या था? राइट ऑफ मैन। चार्टर मतलब कानून की एक बुक थी जिसके अंदर पूरे राइट लिखे थे, लोगों के अधिकार लिखे थे। ठीक है, अब इमेज लाई थी। अब आपने देखा होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा भी होगा तो लास्ट क्लास में, क्लास 9th में, कि इमेज लाई इन दी शैटर्ड रिमेन ऑफ दी सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट। तो आपने ये भी देखा होगा, आप अगर पिक्चर देखें तो पिक्चर में, इमेज में ये भी दिखाया गया है कि लोग लॉन्ग चेन में हैं। यूरोप और किसके लोग हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका के हैं, एक लॉन्ग चेन में चल रहे हैं। और उसमें ये भी शो करा गया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो शैटर्ड मतलब जो मलमा है, बचा हुआ है, जो नीचे जमीन पे बचा है, लोग एक सेवेनियर के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और किसका था? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का था। किसका था? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इमेज लाई द शैटर रिमेन ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जो शैटर्ड है, यानी जो लोगों ने, आपने देखा होगा 7,000 लोग कहाँ पे अटैक करते हैं, पेरिस पे अटैक करते हैं, ठीक है। एक बेस्टिल पेरिस था, तो वहाँ पे लोग बिल्डिंग तोड़ देते हैं, सरकारी बिल्डिंगों को। तो वही अगर बात करें, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन जो बने थे उसको क्या कर देते, वो सिंबल थे उसको शैटर्ड कर दिए थे, पूरे तोड़ दिए थे, और उसकी जो चीज़ें सोवेनियर के तौर पे यूज़ करा था लोगों ने, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है, उसकी मीनिंग मैंने दे दी है, अच्छी तरीके से नोट्स बना दिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेट इज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। यानी एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है और मिलिटराइज्ड होती है और लोगों को रिप्रेसिव करती है। रिप्रेसिव मतलब क्या होता है कि लोगों की नहीं सुनना, वो अपने आप में सेंट्रलाइज होगी, वो किसी को अपने पावर नहीं देगी, और मिलिटराइज भी होगी और लोगों को क्या करेगी, रिप्रेसिव करेगी, यानी सप्रेस करेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम है फ्रेडरिक सोरॉय ने तो एक पिक्चर तो बनाई थी, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट की बनाई थी, तो उनका एक विजन भी था, उन्होंने ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड दिखा था। उनका क्या विजन था, एक मीनिंग है यूटोपियन विजन, तो उनका यूटोपियन विजन था, यानी उन्होंने ऐसी सोसाइटी को एग्जिस्ट कर लिया था कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिरॉय ने, जो फ्रेडरिक सोरॉय थे, उनका एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन होता क्या, उसकी मीनिंग दी है, विजन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने ऐसी सोसाइटी की कल्पना करी, विजन ऑफ सोसाइटी डेट इज सो आइडियल डेट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। यानी उन्होंने ऐसी सोसाइटी की बात करी जो कि बहुत आइडियल है पर रियली में वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि आपने देखा, फोटो बनाई थी, फोटो में उन्होंने क्या करा था, फोटो में क्या करा गया था, कॉन्टिनेंट के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, अमेरिका हो गया, यूरोप के लोग एक लॉन्ग चेन में है, एक फीमेल फिगर के सामने होमेज कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, और फीमेल फिगर के हाथ में क्या है, और वो ये भी दिया है कि साइड में सेटर्ड पड़े हैं, किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फ्रेडरिक सोरॉय का यूटोपियन विजन था जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, आज से करीबन हजारों 1,500 साल पहले अगर बात करें, एक अयोध्या थी, ठीक है, जिसमें लोग, राम जी कहाँ जा रहे हैं, राम जी अगर बाहर जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, तो लोग उनको क्या करते हैं, उनके लिए बहुत ही, यानी उनको बहुत क्या करते हैं, उनको बहुत प्रार्थना करते हैं, नहीं मत जाइए। तो और वो जो सोसाइटी थी, अयोध्या जो सोसाइटी थी, वो बहुत ही आइडियल थी, पर रियली में अगर बात करें आज के टाइम में इतनी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। और वो डिफरेंट, अगर एरा भी बात करें, वो डिफरेंट एरा भी था, तो वैसी ही सोसाइटी की एग्जिस्ट कर ली। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इंडिया माइथोलॉजी के हिसाब से देखें, अयोध्या के आपने स्टोरी सुनी होगी, अभी रामायण हाल ही में खत्म हुआ है, ठीक है, तो आपने सुना होगा रामायण का, तो वैसी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर अगर हम बात करें, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 कंट्री बताइए जो प्रोसेशन में थे, जो फ्रेडरिक सोरॉय की जो प्रिंट थी। अभी तो यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर कंट्री का नाम पूछ लिया तो आप याद रखिएगा, जर्मनी, हंगरी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो क्या याद करेंगे, अगर बोला जाए कि 4 कंट्री के नाम बताए जो फ्रेडरिक सोरॉय ने प्रिंट करी थी, ठीक है, 4 कंट्रियों के नाम बताइए, प्रोसेशन में थे, तो 4 कंट्री में कौन कौन से हो जाएगा, जर्मनी, हंगरी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। और भी कंट्रियां थी पर अपन ये 4 कंट्री को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी, हंगरी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, 4 कंट्री वर द पार्ट ऑफ द प्रोसेशन शोन इन दी फ्रेडरिक सोरॉय प्रिंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म इमर्ज्ड। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म इमर्ज्ड हुआ, ठीक है। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई, जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, ठीक है, कहाँ से आया नेशनलिज्म की फीलिंग, आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिससे बहुत ही अट्रैक्ट हुए थे हमारे इंडिया के जो लीडर थे, राजा राम मोहन राव और टीपू सुल्तान, ये आपने सुना होगा, ठीक है। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज, चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो पॉलिटिकल लेवल जो चेंज होगा, पॉलिटिक्स में चेंज आने लगा, मेंटल वर्ल्ड ऑफ जो लोग हैं उनमें भी चेंजेस आने लगा। अब मेंटल मतलब ये मेंटली पागल ना हो जाना, ठीक है, मेंटल मतलब एक चेंजेस आना, पॉलिटिकल और यूरोप के जो लोग हैं उसमें, वर्ल्ड लेवल जो यूरोप के जो लोग हैं उनमें चेंज आ जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, रिजल्ट ये हुआ, इमर्ज्ड है नेशन स्टेट। फिर क्या हुआ 19th सेंचुरी में, इमर्ज्ड ऑफ नेशन स्टेट, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। इमरजेंस मतलब होता है राइज होना, निकलना। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट मतलब क्या होता है, किसी की कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर और हिस्ट्री को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, उन लोगों की कोई आइडेंटिटी रही है कि उन्होंने क्या योगदान रहा है नेशनलिज्म के टाइम में, जब फ्रीडम नहीं मिला था उनका योगदान क्या रहा, इंडिया के लिए क्या रहा। तो ऐसे ही एक कॉमन आइडेंटिटी बनी, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट की बेसिक डेफिनेशन दे दी। नेशन स्टेट क्या होता है, तो नेशन स्टेट क्या होता है, जिसमें स्टेट
इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यानी उसमें क्या होगा, मेजोरिटी जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है, ठीक है, जो रूलर है वो कैसे बनेगा, सिटीजन की मेजोरिटी से। यानी अगर बात करें अ स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड अ रूलर, यानी यहाँ पे ये बात करी गई है जो स्टेट है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्म में स्टेट की बात करें तो एक कंट्री है, वो वहाँ का जो रूलर है वो किसके उससे बनेगा, सिटीजन के उसके बनेगा, सहमति से बनेगा। स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड अ रूलर, एक रूलर होगा जो कि किसकी उससे बनेगा, किसकी उससे बनेगा, सिटीजन से। और यहाँ पे स्टेट की बात करिए, कंट्री की बात करिए, ठीक है, इन पॉलिटिकल टर्म स्टेट कंट्री होता है और कहीं कहीं चेंज भी जाता है, स्टेट मतलब सरकार भी जाता है, तो यहाँ पे स्टेट किसकी बात करिए, कंट्री की बात करिए, ठीक है ना। और तो ऐसी कंट्री जहाँ पे वो सिटीजन की मेजोरिटी होगी और रूलर उनकी सहमति से बनेगा, ठीक है। डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यहाँ पे एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, ठीक है, और शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, जो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं और जो उनकी परंपरागत जो चीज़ें चल रही वो चीज़ें क्या होगी, शेयर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये नेशन स्टेट बहुत याद कर लेना, कभी कभी डेफिनेशन में पूछा जाता है मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब हम बात करें, हम पुरानी हिस्ट्री पे जा रहे हैं, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है एंड द आइडिया ऑफ दी नेशन। रेवोल्यूशन मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आना, ठीक है, तो ये हो जाता है रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम, तो यहाँ पे क्या है, नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन आया, ठीक है, और काय में आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। याद आया बेटा, 14 जुलाई 1789 लास्ट क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 9th में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब आपको मालूम है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में अगर बात करें तो उस समय किसका था, एब्सोल्यूट मोनार्क, उस समय राजा वाला सिस्टम चलता था, ठीक है, राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब रूल ऑफ किंग चलता था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगे तो यूट्यूब सेटिंग पे जाके आप वीडियो को कम स्पीड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ये था, जो वहाँ के जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनका लोग ये एम था कि मोनार्क को काय में ट्रांसफर करा जाए, डेमोक्रेसी में। जो मोनार्क हैं वो ना होकर क्या हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है ना। मोनार्की सिस्टम काय में कन्वर्ट हो, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो, जिसमें इक्वेलिटी हो लोगों में, ठीक है, ये था। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक स्टेप लिए गए कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाया जाए, यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब लोगों की एक पहचान हो, ठीक है। कैसे पहचान हो कि वो फ्रांस के लोग हैं, ठीक है। तो अब आपको मालूम, जब भी रेवोल्यूशन होता है कोई ना कोई चीज़ें बनती है, गाने बनते हैं, ठीक है ना, राइम्स बनते हैं उसके लिए, ठीक है, फ्लैग बनता है, एक सिंबल बनता है। तो ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, अमंग द फ्रेंच पीपल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टेप लिया गया कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, कि हम आइडेंटिटी बनाकर क्या करें, विरोध करें। किसका विरोध करें, मोनार्की का विरोध करें, और हम एक स्ट्रगल करें, ठीक है, रिवॉल्यूशन करें। तो क्या हुआ, अमंग द फ्रेंच पीपल आइडिया ऑफ ला पेट्री, एक फादरलैंड बना, ठीक है ना। आइडियाज ऑफ ला पेट्री मतलब क्या होता है, फादरलैंड एंड ली सिटीजन, यानी वहाँ अगर बात करें आइडियाज ऑफ ला पेट्री यानी फादरलैंड होगा, वहाँ के जो सिटीजन होंगे उसको ली सिटीजन बोला गया, ठीक है। फिर जैसे कि हमारे भी ट्राई फ्लैग है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैग बना, कहाँ पे, फ्रांस में, तो न्यू फ्रेंच फ्लैग बना, ठीक है। तो और फिर स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, ठीक है, जो स्टेट जनरल थे, ठीक है, स्टेट जनरल थे, आपको मालूम है कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। अब स्टेट जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिलने लगे, वो भी इलेक्टेड होने लगे। और जो नेशनल असेंबली को रीनेम्ड कर दिएगा, यानी रीनेम्ड नेशनल असेंबली, उन्होंने फिर रीनेम्ड करा गया। आपने देखा होगा नेशनल असेंबली, आपने देखा होगा पहले स्टेट चलता था, रिजीम चलता था, फिर उसको रीनेम्ड कर दिया नेशनल असेंबली में, ठीक है। फिर उसके बाद करें न्यू हाइम्स वॉज कंपोज, अब आपको मालूम नए गाने बनेंगे, ओथ भी टेकन होगी, ठीक है, न्यू हाइम्स कंपोज एंड ओथ टेकन। अब फिर क्या हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, क्या बना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, न्यू कंपोज हाइम्स और ओथ लेनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वट इंट्रोड्यूस। तो ये सारी चीज़ें भी ली गई कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, कि एक चीज़ आइडेंटिटी हो, ठीक है। और एक आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज भी होना चाहिए। फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कब होगी, जब ये सारी चीज़ें होगी। तो स्टेप बाय टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो ये सारे स्टेप किसके द्वारा लिए गए,
फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए। क्यों लिए गए? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए। किसके बीच में? पीपल के बीच में। तो फादरलैंड और सिटीजन वाला होना, ट्राई फ्लैग कलर होना चाहिए, न्यू, और फिर क्या देखा? नेशनल असेंबली बनी। फिर उसका न्यू हाइम्स कंपोज कर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कस्टम ड्यूटीज होने लगा। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ गया। फिर फ्रेंच बिकेम ए कॉमन लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें करी गई किसके द्वारा? रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए एक नेशन स्टेट बनने के लिए और कॉमन आइडेंटिटी बनने के लिए, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। चलिए आगे देखते हैं रिवोल्यूशनरीज क्या होता है। रिवोल्यूशनरीज का क्या होता है मिशन? ठीक है, डेस्टिनी बोलेंगे, ठीक है ना, गलत हो गया, डेस्टिनी लिख लीजिएगा। डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल टू यूरोप। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ही मिशन था कि लोगों को क्या करें? लिबरेट करें, ठीक है, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। यानी हम लिबरेट करें, उनको फ्री करें, किससे? डेस्पोटिज्म। यानी रिवोल्यूशनरी का एक ही मिशन था कि हम किससे लिबरेट करें, किसको लिबरेट करें? जो यूरोप के जो लोग हैं, ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं उसको लिबरेट करें। लिबरेट मतलब क्या? फ्री करें। किससे? डेस्पोटिज्म में। डेस्पोटिज्म मतलब क्रूअल पावर ऑफ किंग। डेस्पोटिज्म मतलब होता है क्रूअल पावर ऑफ किंग। डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है? क्रूअल पावर ऑफ किंग। तो आगे देखते हैं हम अब न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस, ठीक है। अब न्यूज़ ऑफ इवेंट, अब ये सारी चीज़ें रिवोल्यूशनरी ने क्या करा कि डिफरेंट सिटीज़ में ले जाना। रिवोल्यूशनरी जो भी थे उनका ये मकसद था, एक इवेंट मतलब कोई पार्टी वार्टी नहीं, उनका यही मकसद था कि डिफरेंट सिटीज़ में ले जाना। अब डिफरेंट सिटीज़ में कैसे जाएंगे? स्टूडेंट के जरिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। तो ये न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच डिफरेंट सिटी, और किसके जरिए डिफरेंट सिटी पहुंचा? स्टूडेंट और मेंबर ऑफ मिडिल क्लासेस। और जब ये सारे स्टूडेंट और मेंबर के जरिए पहुंचा तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जैकोबिन क्लब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से PDF बनाई है। और फिर हम आगे का जो पार्ट है आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ, और बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, टफ चैप्टर है बेटा, ठीक है। लंबा चलेगा ये, करीबन हमारा 5-6 क्लास चलेगा, जब जाके खत्म होगा। तो अच्छे से इसको रीड करिएगा, NCERT जरूर रीड करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।